हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कॉन्सेप्चुअल सीरीज़। लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया था पिलफरेज के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे रेमिशन के टॉपिक से। रेमिशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये हमारा टॉपिक है आज का। रेमिशन हम डिस्कस करते हैं, रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स जो कि है लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और अबेंडन्ड। अब यहाँ पर पिलफरेज से डिफरेंस क्या है? पिलफरेज के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बात की थी पेटी थेफ्ट के बारे में, छोटी मोटी चोरियों के बारे में। और इसका पीरियड क्या था हमारे पास, जैसा कि आपको एग्जैक्टली याद होगा कि भाई आपका अनलोडिंग के बाद एंड क्लियरेंस से पहले। तो भाई ये जो पार्ट है ये तो कवर्ड है सेक्शन नंबर 13 के अंदर। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं रेमिशन के बारे में, तो रेमिशन के अंदर अगर गुड्स मान लो वेयर हाउस में चले जाते हैं तो ये वेयर हाउसिंग वाला पीरियड भी कवर्ड हो जाता है, सिर्फ यहीं तक का नहीं। तो इन पूरे के पूरे पीरियड को कवर करके चलते हैं। इस पूरे के पूरे पीरियड के दौरान इवन अनलोडिंग से पहले भी अगर आपका कोई जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए या फिर आपके गुम हो गए या कुछ भी हो गया, तो उस केस के अंदर आपको ड्यूटी की रेमिशन मिल सकती है। अब यहाँ पर लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि आपको प्रूव करना होगा, जो भी वहाँ का एसी और डीसी होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका गुड्स है वो एक्चुअल में उसके ऊपर डैमेज हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हुए हैं या फिर आपको अबेंडन करना पड़ रहा है उनको। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। अब देखो भाई, एक पॉइंट यहाँ पर इसमें आपने देखा होगा, अबेंडन करना यानी कि रेलिंक्विश करना अपना टाइटल। जो गुड्स के ऊपर टाइटल है आपका कि आप उसको ओन करते हो, आपने वो खरीदा है तो उसको आप रेमिट कर रहे हो। अब अगर इस बात को देखें, इस बात को समझें, तो क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई गुड्स आपने बाहर से इंपोर्ट किए, ओके। अब इंपोर्ट के अंदर किसी भी मैनर में डिलीवरी से पहले आप इंपोर्टर जो है वो अनविलिंग है या अनेबल है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो वो अनविलिंग है, वो चाहता ही नहीं, या फिर वो ले ही नहीं पा रहा है। वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि भाई वो उन गुड्स की डिलीवरी ले ही नहीं सकता, उनको होम कंजम्पशन के लिए लेके जा ही नहीं सकता। तो भाई इन सब केसेस के अंदर क्या होगा कि आप उसको अपने टाइटल को अबेंडन कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं उन गुड्स को कि मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए। अब ये चीज़ किस किस केसेस में होगी, तो भाई द गुड्स मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। अब क्या हुआ कि भाई जो इंपोर्टर ने गुड्स मंगवाए थे वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं थे। अब क्या होगा, नॉर्मली अगर उसने गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो उस पर उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और उसको ले जा पाएगा। अब अगर मान लो उस इंसान की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो गुड्स थे ही नहीं, यानी कि वो गुड्स उसके किसी काम के नहीं होने वाले हैं, तो उस केस के अंदर उसका एक ओवर द अबव द कॉस्ट ऑफ गुड्स जो उसने खरीदा था, उसको इंपोर्ट ड्यूटी की कॉस्ट भी उसकी बन जाएगी। तो उस एटलीस्ट ही माइट वॉन्ट टू कट हिज लॉसेज टू द एक्सटेंट कि भाई ड्यूटी तो एटलीस्ट ना पे करनी पड़े, नुकसान तो हो चुका है। 100 रुपये का जो मैंने सामान मंगवाया था उस पर नुकसान हो चुका है, अब उस पर 10 रुपये की ड्यूटी भी ना देनी पड़े तो कम से कम कुछ तो बचेगा ना मेरा। तो उस केस के अंदर वो अपना गुड्स को अबेंडन कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि भाई रास्ते में ही गुड्स का डैमेज इतना हो गया, वो डिटेरियोरेट इतने हो गए कि भाई वो मेरे लिए कुछ यूज़फुल नहीं बचे, तो मैं उस पर एक्स्ट्रा 10 रुपये क्यों लगाऊं। तो भाई इन सब केसेस के अंदर, या फिर जिससे मैंने ख़रीदा था वो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसके तहत मेरा आगे की चीज़ों पे बहुत इंपैक्ट होने वाला है, तो मैं उस पर फर्दर पैसे नहीं लगाने वाला। तो भाई इस केसेस के अंदर आप इंपोर्ट जो आपने गुड्स किए हैं और जिसके ऊपर द लायबिलिटी टू कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड एंड देयरफॉर द इंपोर्टर हैज़ टू रेलिंक्विश हिज टाइटल टू द गुड्स अनकंडीशनली एंड अबेंडन देम। जो रेलिंक्विशमेंट होगा वो अनकंडीशनली होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ले लूँगा या वो हुआ तो मैं ले लूँगा। अबेंडन कर रहा हूँ तो कंप्लीटली अबेंडन कर रहा हूँ, मेरा उन गुड्स से कोई लेना देना नहीं होने वाला। उसके बाद आता है रेलिंक्विश इज डन बाय एंडोर्सिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब उसमें क्या होगा कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, जब मेरे गुड्स बाहर से आ रहे होते हैं तो उसको मैं एंडोर्स कर दूंगा डिपार्टमेंट के नाम पे। अब प्रिंसिपल कमिश्नर इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अलॉन्ग विद द इनवॉइस। अब हाउएवर देयर इज अ कंडीशन कि मान लो अगर किसी में आपने लॉ तोड़ा है, आप इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और उस केस में उन गुड्स को आप रेलिंक्विश कर रहे हो कि भाई मैं तो इसे टाइटल हटा लेता हूँ, मैं बच जाऊँगा, तो उस केस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अपना टाइटल रेलिंक्विश करने के लिए। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई पहली बात तो रेमिशन हो सकती है। रेमिशन को आपको पिलफरेज से अलग लेके चलना है। पिलफरेज में सिर्फ और सिर्फ पेटी थेफ्ट डील कर रहे थे, यहाँ पर लॉस भी है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। पिलफरेज के अंदर हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ अनलोडिंग के बाद और क्लियरेंस से पहले, बट यहाँ पर वेयर हाउसिंग भी इंक्लूड होता है।
अब इस चीज़ को चलो आपको डिटेल में और अच्छे से समझाता हूँ मैं। यहाँ पर बहुत प्यारे इनका जो डिस्टिंक्शन है वो दिया हुआ है। तो भाई मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास क्या आ गया कि पिल्फर का मतलब है कि स्टील करना स्मॉल क्वांटिटीज़ में, पेटी थेफ्ट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात आती है लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 23। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई लॉस हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कि भाई आपके गुड्स के, और फॉरएवर एंड बियॉन्ड रिकवरी, आपकी यहाँ पर रिकवरी नहीं हो सकती। अब इस चीज़ से आप एक बात समझें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोई चीज़ चोरी करी है, हो सकता है उसका ईमान जाग जाए बाद में, वो लाके आपको सामान वापस दे दे कि यार सॉरी मैंने चुरा लिया था, आप इसको रख लो। बट अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है, गुम हो चुकी है, वो बियॉन्ड रिपेयर है, बियॉन्ड रिकवरी है, उसी केस में उसको आपकी रेमिशन होगी, तभी आपको रेमिशन मिलेगी। और ये तो सब्जेक्ट टू रिकवरी है, बट स्टिल वी अज्यूम कि भाई जो चीज़ें बात चोरी हो गई है वो जा चुकी है, तो आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूटी ऑन गुड्स। तो भाई पहली बात तो इंपोर्टर लायबल ही नहीं रहता बेमिशियस पिल्फरेज के केस में कि आपको ड्यूटी पे करनी पड़े। लेकिन दूसरे केस में अगर सेक्शन 23 की बात करें तो ड्यूटी इज पेड ऑन सच गुड्स शैल बी रेमिटेड टू द इंपोर्टर। ड्यूटी पे करनी पड़ती है लेकिन बाद में वापस मिल जाती है आपको। सब्सिक्वेंट रिस्टोरेशन, तो भाई पिल्फरेज में जैसा कि मैंने बताया कि रिस्टोरेशन पॉसिबल है, वापस आ सकती है, लेकिन जो सेक्शन 23 की एक कंडीशन ही ये है कि आपका जो डिस्ट्रक्शन है, आपका जो लॉस है, वो बियॉन्ड रिकवरी होना चाहिए, तो रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल। वेयर हाउस गुड्स, तो भाई देखो हमने पिल्फरेज में अच्छे से देखा कि वेयर हाउस क्लियरेंस से पहले, चाहे वो वेयर हाउसिंग के लिए हो या फिर वो होम कंजम्पशन के लिए हो, क्लियरेंस से पहले की जो चोरियां हैं वहीं पर वहीं पर आपको ड्यूटी माफ़ होगी। तो वेयर हाउस गुड्स के ऊपर सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम है वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वहाँ से बाहर जा रहा है। वेयर हाउसिंग जो है वो आगे आता है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 अप्लाई टू वेयर हाउस गुड्स, वो वहाँ पर अप्लाई होता है। ऑनेस्ट टू प्रूव, यहाँ पर ऑनेस्ट टू प्रूव की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ऑब्वियस होती है। प्रॉपर ऑफिसर के एक बार में देखते ही समझ जाएगा कि हाँ यार यहाँ पर चीज़ होनी चाहिए थी, जो कि अब नहीं है। वहीं अगर मैं देखूँ दूसरे केस के अंदर, तो उसके अंदर लॉस और डिस्ट्रक्शन के अंदर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीज़ इतनी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, इतना इसका डैमेज हो चुका है कि अब वो मेरे किसी काम की नहीं रही। फिर आता है हमारे पास टाइम ऑफ अकरेंस क्या होने वाला है। तो वो मैंने अगेन आपको बताया कि भाई अगर मैं आपसे सेक्शन नंबर 13 के बारे में बात करूं तो वो है अनलोडिंग के बाद और क्लियरेंस से पहले। क्लियरेंस कोई भी हो सकती है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये चीज़ बहुत रेलिवेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं पे अटकते हैं, यहीं पे दिक्कत आती है, तो दोबारा सुन लो। क्लियरेंस चाहे वो होम कंजम्पशन के लिए हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग के लिए हो, इससे पहले और अनलोडिंग के बाद, इस बीच के पीरियड में पिल्फरेज हो सकती है। उसके आगे या उसके बाद में उनको नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 23 की, तो वहां पर द इंपोर्टेड गुड्स मस्ट हैव बीन लॉस्ट डिस्ट्रॉयड एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 47। वेयर हाउस अंडर 47 मतलब वो भी हो सकता है जिसमें वेयर हाउसिंग के बाद आपकी होम कंजम्पशन के लिए निकल रहा है, और एनी टाइम का मतलब अनलोडिंग से पहले का टाइम भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। तो अगर पिल्फरेज से कंपेयर करूं तो इसमें बिफोर अनलोडिंग भी है, प्लस इसके अंदर वेयर हाउसिंग वाला पीरियड भी है। ये यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा कि भाई ये चोरी है और ये डिस्ट्रक्शन या डैमेज है, वो तो है ही है। नेक्स्ट पॉइंट जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्चुअल में बनते हैं वो है अपने पास अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डेटोराइटेड गुड्स। ये चीज़ आगे पढ़ने के से पहले लेट्स हैव अ लुक एट कि डैमेज्ड और डिटोराइजेशन क्या होता है। डैमेज का मतलब होता है कि लेट्स से हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं, एक टेबल है जो लोहे की और लकड़ी की बनी हुई है। ओके, अब डैमेज का मतलब ये हो जाएगा कि उस टेबल के जो 4 पाए हैं उनमें से एक पाया टूट गया, 2 पाए टूट गए। अब दैट विल रेंडर दैट टेबल अनयूजेबल ऑब्वियसली, तो डैमेज माना गया। डिटोरेशन क्या होता है कि अगर मान लो जो चीज़ जो लकड़ी है उसमें दीमक लग गई और उसमें जो लोहे का पार्ट है उसके अंदर जंग लग गया, दीज हैपन्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल रीजंस, उसको बोलते हैं डिटोरेशन। अब इन दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई वो ये चीज़ है कि जहाँ मैं अबेटमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अबेटमेंट की बात हो रही है। रेमिशन वाला पॉइंट हम ऊपर कवर कर चुके हैं, पिल्फरेज वाला पॉइंट हम ऊपर कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर होली एंड सॉरी टॉकिंग अबाउट अबेटमेंट। तो भाई देखो अगेन दिस इज़ योर रेफरेंस टेबल, ठीक है। यहाँ पर आपकी अनलोडिंग हुई, ये है अनलोडिंग से पहले का पीरियड। ओके, अनलोडिंग के बाद
का, ये है अनलोडिंग के बाद का पीरियड होम कंजम्पशन तक का। ओके, अब अगर मैं बात करूं आपसे डैमेज की, तो डैमेज तो भाई इस अनलोडिंग से पहले से लेके और होम कंजम्पशन तक कभी भी डैमेज हो जाए तो आपको इसका अबेटमेंट मिल जाएगा। बट वहीं अगर मैं बात करूं डेटोराइजेशन की, तो डेटोराइजेशन तो सिर्फ और सिर्फ इस पीरियड में ही हो सकता है तो माना जाएगा, उसके बाद वाला नहीं माना जाएगा। ओनली दिस पीरियड विल बी कंसीडर्ड फॉर डेटोराइजेशन। तो अगर मैं लीगल लैंग्वेज जो इसमें दी हुई है एक्चुअल में एक्ट के अंदर उसमें बात करूं, तो भाई अगर उसमें किस तरीके से आएगा कि डैमेज एंड डेटोराइजेशन बिफोर अनलोडिंग thereof, before unloading, and damage, only damage after unloading and before clearance for home consumption. This is the entire thing. इसको आप ध्यान से एक बार और सुन के देखिए कि अगर मैं डैमेज एंड डिटेरियोरेशन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि भाई कोई भी चीज़ है XYZ चीज़ जो बाहर से लेके आ रहे थे उसमें डिटेरियोरेशन हुआ, जो कि डिटेरियोरेशन अकर हुआ आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑफ, तो भाई आपका सीधा सा आंसर होगा कि डेटोराइजेशन आफ्टर अनलोडिंग इज नॉट अलाउड। उस केस में आपकी ड्यूटी में अबेटमेंट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ कि डैमेज हुआ आफ्टर अनलोडिंग तो हाँ वो अलाउड है। अगर लिखा हुआ कि डेटोराइजेशन हुआ है बिफोर अनलोडिंग, अनलोडिंग के टाइम पे ही पता चल गया कि यार डेटोराइजेशन हो रखी है, रास्ते में ही हो गई थी, तो उस केस के अंदर आपको अबेटमेंट अलाउड है। जी हाँ, आपको अबेटमेंट उस केस में मिल जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पे गाइस कन्फ्यूजन होती है। अगेन अगर मैं इसमें देखूं तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट अब तक देख चुके हैं हम देख चुके हैं पिलफरेज वाला पॉइंट, देन हमने पढ़ा इसमें रेमिशन, एंड अब हम पढ़ रहे हैं इसमें अबेटमेंट। एक पॉइंट हमारा इसमें बीच में वो भी था रेलिंक्विश वाला, बट रेलिंक्विश बहुत इजी है, आई गेस आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होएगी। पिलफरेज अगेन मैं रिपीट कर दूं इज थेफ्ट, रेलिंक्विश कुड बी बिकॉज ऑफ लॉस, डैमेज, और रेलिंक्विश भी इसी का पार्ट बनता है। अबेटमेंट कुड बी बिकॉज ऑफ डैमेज एंड डेटोराइजेशन। डेटोराइजेशन में जहां मैं बात करूं, दिस इज ओनली अलाउड इफ इट हैपन्स बिफोर अनलोडिंग, बाकी सब एज इट इज आपको मिल जाएगा। इसमें पिलफरेज में ड्यूटी देनी ही नहीं है, इसमें देनी है मगर रेमिट हो जाएगी। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो अबेटमेंट मिलेगी, और अबेटमेंट मिलेगी कैसे उसको हम चलो अब डिस्कस करते हैं। अबेटमेंट जो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट के अंदर। अगेन चलो इसमें से देखते हैं कि दैट एनी इंपोर्टेड गुड्स हैज़ बीन डैमेज्ड और डिटोराइटेड एट एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स इन इंडिया। ड्यूरिंग क्यों लिखा हुआ है कि भाई अनलोडिंग के दौरान आपको पता चल गया, क्यों अनलोडिंग जो फिनिश होती है उससे पहले उस दौरान भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी टेबल थी वो पानी में गिर गई शिप से उतारते हुए, और उसकी वो नेचुरल कॉजेज़ हैं, उसकी वजह से उसमें लकड़ी गल गई, जंग लग गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो वहाँ भी इंक्लूड होके चलेगा। बट डैमेज की अगर आफ्टर अनलोडिंग, जब अनलोडिंग कंप्लीट हो गई है उसके बाद सिर्फ आपको डैमेज मिलेगा। और इसमें आपको ये प्रूव करना होगा कि भाई आपका विलफुल एक्ट से आपने ख़राब नहीं किया इसको, आपसे नेग्लिजेंसी हुई है, सॉरी मतलब बेसिकली आपको प्रूव करना होगा कि आपका कोई विलफुल एक्ट नहीं था इसको ख़राब करने के लिए, आपकी कोई नेग्लिजेंसी नहीं थी इसके अंदर, और ना आपकी, ना आपके एम्प्लॉय की, ना किसी और की। उसके बाद आता है कि दैट एनी वेयर हाउस गुड्स हैज़ बीन डैमेज्ड एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंट इज़ नॉट ड्यू टू एनी, अगेन द सेम थिंग यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर जो ये अमाउंट होगी वो कैसे आपके पास वो होने वाली है, इसको चलो आगे इसमें से देखते हैं अच्छे से। तो भाई ये चीज़ थी, अगर इसको ये एनालिसिस के अंदर पार्ट के अंदर देखें तो वही बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग डैमेज्ड एंड डिटोराइजेशन हो सकती है बाय एक्सीडेंट आफ्टर अनलोडिंग, बट बिफोर एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट। तो ये सब चीज़ें आ गई, यहाँ पर हमने ये सब देख लिया। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई अबेटमेंट के अंदर क्या होने वाला है, तो भाई सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि भाई जो ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज और डिटोराइजेशन, यानी कि टोटल अमाउंट पे आपकी ड्यूटी कितनी बनती थी,
उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ डैमेज्ड डेटोराइटेड गुड्स कि भाई कितना आपका डैमेज हुआ है, डिवाइडेड बाय वैल्यू डैमेज से पहले कितनी थी। तो ये वो अमाउंट निकल आएगी जिस अमाउंट की आपको अबेटमेंट मिलने वाली है। यहाँ पर एग्जांपल से अगर देखें तो भाई 10,000 का सामान आपने मंगवाया था, उसमें से डैमेज होने के बाद जो बची हुई वैल्यू बची वो 2,000, यानी डैमेज कितने का हुआ 8,000 का। तो प्रोपोर्शनेटली 8,000 रुपये की अमाउंट पे तो कैसे होगा, जो भी ड्यूटी आपकी बनती होगी वो आपको अबेट हो जाएगी। तो अगर वैल्यू का पुट करूँ तो यहाँ पर 8,000 आएगा, नीचे 10,000 आएगा, और यहाँ पर इनटू में जो भी आपका 10,000 के ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी बनेगी वो आएगी, और जो ये 8,000 के प्रपोर्शन में अमाउंट कैलकुलेट होगी वो आपको अबेटमेंट की तरह मिल जाएगी। वैल्यू कैसे लेंगे, वैल्यू या तो प्रॉपर ऑफिसर असरटेन कर देगा या फिर ऑक्शन होगा, डैमेज चीज़ों का ऑक्शन होने वाला है, और उसमें जो अमाउंट आपको मिलेगी, तो फॉर लेट्स से 10,000 का पूरा आइटम आपने इंपोर्ट किया था, 2,000 रुपये इसके ऑक्शन में निकल आए, 2,000 रुपये ऑक्शन में निकल आए, तो आपके पास बचे 8,000 रुपये की इसकी वैल्यू बची, तो 8,000 रुपये का जो है आपका वो डैमेज निकल आएगा। तो सेम वे 8,000 को इसी के प्रपोर्शन में कंप्यूट करके आप अपनी अबेटमेंट की अमाउंट निकाल लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें वर्क करती है। तो गाइस जितने भी ट्रिकी पॉइंट्स है उसको बार बार बोल के मैंने कोशिश करी है कि आपको यहीं पर वो चीज़ें याद हो जाए। हमने अच्छे से पिलफेज वाला टॉपिक लास्ट वीडियो में देख लिया, इस वीडियो के अंदर जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स थे वो देख लिए, हमने इसका डिफरेंस भी देख लिया और अबेटमेंट को अच्छे से समझ लिया। इस वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।